स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ये दुनिया की सबसे दिलचस्प ज्योग्राफिकल लोकेशन में से एक है। दो कॉन्टिनेंट्स यूरोप और अफ्रीका जिनके बीच सिर्फ 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये नैरो पैसेज जो अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी के साथ जोड़ता है, जो अफ्रीका के नॉर्दर्न कोस्ट और यूरोप के सदर्न कोस्ट लाइन के बीच है। इतनी कम दूरी होने के बावजूद भी इन्हें कनेक्ट करने के लिए कोई ब्रिज नहीं है। आज जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है तो क्या रीज़न है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच 14 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए कोई ब्रिज या टनल मौजूद नहीं है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और इंजीनियरिंग के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को समझना होगा, और क्यों कभी इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई और क्या ये कभी पॉसिबल भी होगा। दोनों कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए पिछले कई दशकों से कई कोशिशें की जा चुकी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट वाटरवे में से एक है। ये मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन से जोड़ता है और ट्रेड, टूरिज्म और जियो पॉलिसीज के लिए लाइफलाइन है, क्योंकि ये यूरोप की 45 करोड़ और अफ्रीका की 150 करोड़ की आबादी को जोड़ने के काम आ सकता है। अभी तक इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच ट्रेड एयरप्लेन्स और कार्गो शिप के जरिए ही होता है। ये स्टेट दुनिया के सबसे बिजिएस्ट वाटरवे में से एक है। यहाँ से लगभग हर दिन 300 शिप्स और एक शिप हर 5 मिनट में क्रॉस करती है, जिनमें मर्चेंट वेसल, फिशिंग बोट्स और टूरिस्ट क्रूज शामिल है। जाहिर है कि यहाँ एक ब्रिज बनती है तो टूरिज्म और ट्रेड के लिए बहुत फायदेमंद होगी, और ऐसा नहीं है कि इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को जोड़ने की कोशिश कभी की ही नहीं गई। इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को जोड़ने का काम पहली बार 20th सेंचुरी में किया गया था। 1920 में जर्मन आर्किटेक्ट हर्मन मिलर सोरगल ने अपना प्रोजेक्ट एटलांट्रोपा प्रपोज किया था। वो यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट करना चाहते थे ताकि अफ्रीका का क्लाइमेट यूरोपियन कॉलोनाइजर के लिए सूटेबल बनाया जा सके, और 1979 में स्पेन और मोरक्को की गवर्नमेंट ने एक जॉइंट कम्युनिटी बनाई थी ताकि ब्रिज बनाने के लिए रिसर्च और सर्वे किया जा सके। और साल 1985 में भी एक प्रपोजल प्रपोज किया गया था, लेकिन फिर भी अभी तक इन सब के बावजूद भी ब्रिज नहीं बन सका, क्योंकि इसके पीछे चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, जो टेक्निकल और फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल से लेकर एनवायरमेंटल और जियोलॉजिकल कंसर्न तक जाते हैं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर दुनिया के सबसे चैलेंजिंग प्लेसेस में से एक है किसी भी लार्ज स्केल के कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि जिब्राल्टर स्ट्रेट मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन का कनेक्टिंग पॉइंट है, जहां मेडिटेरियन सी का सॉल्टी वाटर अटलांटिक के ठंडे पानी के साथ मिलता है, जिसकी वजह से यहां बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर करंट पैदा होता है, यानी कि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज होता है। और जितना ज़्यादा नैरो स्ट्रेट उतना ज़्यादा वाटर करंट, जिन्हें सैटेलाइट की मदद से भी देखा जा सकता है। ये अनप्रेडिक्टेबल करंट ब्रिज के स्ट्रक्चर को हिला सकते हैं, उसको अनस्टेबल बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये रीजन टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री के पास है, जहाँ सिस्मिक एक्टिविटी कॉमन है, यानी कि जहाँ पर ये प्लेट एक दूसरे से मिलती हैं वहाँ भूकंप का खतरा ज़्यादा होता है। और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट के ऊपर मौजूद है। अगर यहाँ ब्रिज बनता भी है तो उसका नतीजा काफ़ी खतरनाक हो सकता है। और तीसरा कारण है यहाँ की गहराई। स्ट्रेट का जो नैरोएस्ट पॉइंट है वहाँ समुद्र की गहराई 900 से 1000 मीटर है, तो इतनी गहराई में टावर बनाकर उस पर ब्रिज बनाना काफ़ी मुश्किल काम है। और अब बात करते हैं इस ब्रिज की कॉस्टिंग की। सर्वे में एस्टिमेट लगाया गया कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर ब्रिज बनाने की कॉस्ट करीब 20 अरब डॉलर तक जा सकती है, क्योंकि इस ब्रिज को बनाना दुनिया के दूसरे देशों में ब्रिज के कंपैरिजन में काफ़ी मुश्किल होगा। और अगर इस ब्रिज को बनाया भी जाए तो उसको ऐसे डिज़ाइन किया जाए ताकि उसके नीचे से दुनिया के सबसे बड़े बड़े जहाज भी आसानी से गुजर सके। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर दुनिया के सबसे बिजिएस्ट वाटरवे में से एक है, क्योंकि इसी रास्ते से कार्गो शिप्स अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप से होते हुए मेडिटेरियन सी और फिर वहां से सुएज कनाल को क्रॉस करते हुए इंडियन ओशन और आगे साउथ एशिया में जाते हैं। इस स्ट्रेट की इम्पोर्टेंस दुनिया के लिए कितनी ज़्यादा है उसे इस बात से समझा जा सकता है कि जहां सुएज कनाल से हर साल 20 से 22 हज़ार जहाज और पनामा कनाल से 12 से 15 हज़ार जहाज क्रॉस करते हैं, उसके कंपैरिजन में तो सिर्फ 2022 में
स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से 1,30,000 जहाज गुजरे थे। ऐसे में यहाँ ब्रिज बनाना ट्रेड ऑपरेशंस के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि ब्रिज बनाते वक्त 1-2 दिन के लिए शिप्स का ट्रैफिक रोकना पड़ जाए तो शिप्स की लाइन लग जाएगी। इसके लिए केयरफुल प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी ताकि कंस्ट्रक्शन शिपिंग ऑपरेशंस को इंटरफेयर ना करे। इन सभी चैलेंजेस को देखते हुए इंजीनियर्स ने इस जगह अंडर वाटर टनल बनाने का प्रपोजल भी दिया था, और आज की एडवांस टेक्नोलॉजी को देखते हुए अंडर वाटर टनल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। यूके और फ्रांस के बीच 50 किलोमीटर लंबी एक अंडर वाटर टनल बनी हुई है, जिसे चैनल टनल के नाम से जाना जाता है, जो सी लेवल से 115 मीटर नीचे बनी हुई है। लेकिन यह प्रोजेक्ट भी फाइनेंशियल और टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से फेल हो गया, जिसमें एक पॉलिटिकल रीजन भी शामिल है। स्पेन और यूरोपियन कंट्रीज का मानना है कि टनल या ब्रिज बनाने के बाद यूरोप में बहुत सारे अफ्रीकन रेफ्यूजीज या इनलीगल इमिग्रेंट्स की संख्या बढ़ जाएगी, जो यूरोपियन कंट्रीज की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए मना कर देती है। क्या स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के ऊपर ब्रिज बनाना एक इम्पॉसिबल काम है? शायद नहीं। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट एक दिन इसे पॉसिबल बना सकता है, जैसे फ्लोटिंग ब्रिज डिजाइन या फिर अंडर वाटर टनल आज की समस्याओं का समाधान हो सकते हैं। इन सब रीजन के बावजूद भी साल 2023 में स्पेन और मोरक्को गवर्नमेंट ने टनल प्रोजेक्ट को रीलॉन्च कर दिया है, लेकिन इसे बनाने की शुरुआत 2030 में होगी, ऐसी न्यूज़ सामने आ रही है। एस्टिमेट ये है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 15 साल लगेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।